वेलकम टू आवर चैनल शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र का जो भी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दार्थ आता है उसका डिफिनेशन। तो ये जो है आपका वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड आता है हमारा वो है स्त्रीकरण। स्त्रीकरण क्या होता है चलिए देख लेते हैं। स्त्रीकरण लोगों को श्रेणीबद्ध करने की एक प्रक्रिया है। समाज में अलग अलग टुकड़े, स्तर तथा उपसमूह से अधिक्रमित व्यवस्था जिनके सभी सदस्य अधिक्रम में एक समान स्थिति रखते हैं। तो स्त्रीकरण सामान्यतः क्या होता है, लोगों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया, मतलब समाज में अलग अलग टुकड़े, समूह, उपसमूह, स्तर आदि को एकत्रित करना ही स्त्रीकरण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट हमारा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जाति व्यवस्था के भीतर एक सामाजिक प्रथा जिसके द्वारा निम्न जातियों के सदस्यों को कर्मकांडी दृष्टि से इतना अपवित्र समझा जाता है कि केवल छूने भर से लोगों को अपवित्र या दूषित कर देते हैं। अछूत जातियाँ सामाजिक पैमाने पर सबसे नीची श्रेणी में आती हैं और अधिकांश सामाजिक संस्थाओं से बाहर रखी जाती हैं। तो क्या होता है, ये जो अस्पृश्यता है ये एक जाति व्यवस्था का ही अंग होता है और ये जो एक बहुत ही बुरी सामाजिक प्रथा है, बहुत ही कुरीति है ये एक, मान लीजिए, क्योंकि जो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जो निम्न जाति के लोग होते हैं, नीची कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा अपवित्र समझा जाता है कर्मकांडी दृष्टि से, मतलब कि धार्मिक दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से इतना ज़्यादा अपवित्र समझा जाता है कि अगर वो किसी उच्च जाति के व्यक्ति को छू भी लेते हैं तो वो उन्हें भी अपवित्र कर देते हैं। तो ये चीज़ अस्पृश्यता कहलाती है। और जो क्या होता है, ये जो अछूत जातियाँ होती हैं इन्हें सामाजिक पैमाने पर सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता है, मतलब कि ये सबसे नीचा कहलाते हैं और इनको बहुत सारी संस्थाओं से बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग। जाति व्यवस्था का एक राष्ट्रव्यापी रूप से जो समाज को 4 अधिक्रमित वर्णों या जातिगत समूहों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करता है। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग और जो वर्ण होता है वो 4 वर्णों में विभाजित होता है। पहला होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये था हमारा वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्या होता है। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित किया गया यह शब्द उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसके द्वारा मध्यम या निम्न जातियां अपने से ऊंची जातियों के सामाजिक आचार व्यवहार और धार्मिक कर्मकांड या रीति रिवाजों को अपनाकर समाज में ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयत्न करती है। तो संस्कृतिकरण क्या होता है, इसको आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो निम्न जातियाँ होती हैं, निजी कास्ट होती हैं, वो अपने से ऊंची जातियाँ, द्विज जातियों के जो भी आचार व्यवहार होते हैं, उनके जो भी पूजा पाठ होते हैं, कर्मकांड होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उन सबको अपनाते हैं, उन सब का अनुसरण करते हैं और अपने आप की अपनी स्थिति को ऊँचा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये चीज़ संस्कृतिकरण कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इसके ये पृथक पृथक होना चाहिए था, इसके पृथक पृथक रूप या प्रकार होते हैं, क्योंकि जो पंथ निरपेक्षता होता है ये 2-3 प्रकार का होता है। जो पहला है वो होता है वह सिद्धांत जिसके द्वारा राज्य को धर्म से एकदम अलग रखा जाता है, अर्थात पश्चात समाजों की तरह चर्च और राज्य की पृथकता। तो क्या होता है, पहले सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जो धर्म और राज्य होता है उनको एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग रखा जाता है, उनमें कोई भी संबंध नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत राज्य विभिन्न धर्मों के बीच अंतर नहीं बनता है और सभी धर्मों का समान रूप से पालन या फिर आदर करता है। तो सेकंड में क्या आता है पंथ निरपेक्षता में, तो इसमें क्या होता है, इसमें राज्य और धर्म के बीच में कोई भी अंतर नहीं रखा जाता और सभी धर्मों को समान रूप से आदर या सम्मान दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका जनता से प्रचलित अर्थ है सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का विरोधी, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जो किसी भी धर्म के पक्ष में या विरोध में ना हो। तो ये जो थर्ड वाला होता है वो क्या होता है, वो सांप्रदायिकता या फिर संप्रदायवाद का बिल्कुल ही विरोधी होता है। इसके अंतर्गत ये होता है कि मतलब कि वो किसी भी या तो धर्म के पक्ष में होते हैं या किसी भी धर्म के, मतलब कि वो तो ना किसी के पक्ष में होते हैं और ना ही किसी धर्म के विरोध में होते हैं। उसके बाद आ जाता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है, एक क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबंध विचारधारा जो भौगोलिक क्षेत्र के अतिरिक्त भाषा, संजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ पे इंसान रहता है, एक व्यक्ति जहाँ पे रहता है अपने क्षेत्र को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, सबसे ज़्यादा उसी की मतलब कि वो करता है। तो ये चीज़ क्षेत्रवाद कहलाती है कि अपने ही क्षेत्र को अत्यधिक महत्व देना।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों की एक जटिल श्रृंखला जिसने विविध प्रकार के स्थानों के लोगों और आर्थिक कार्यकर्ताओं के पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण तथा अंतःक्रियाओं को बढ़ावा दिया। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये जो सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, उनकी एक जटिल श्रृंखला होती है जो कि सभी आर्थिक कार्यकर्ताओं, पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण आदि को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद आ जाता है उदारीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों पर राज्य के नियंत्रण ढीले कर दिए जाते हैं। मतलब कि सरकार उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा जो कानून वगैरह होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, उनका नियंत्रण कम कर दिया जाता है और उन्हें बाजार की शक्तियों को सुपुर्द कर दिया जाता है और उन्हें बाजार में सौंप दिया जाता है कि आप सरकार का उस पर नियंत्रण कम हो जाता है और उस पर बाजार का नियंत्रण ज़्यादा हो जाता है। सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कानून को अधिक उदार या सरल बना दिया जाता है। सामान्यतः मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो कानून होते हैं उनको उदार और सरल बना दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र और उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के लिए भावपूर्ण प्रतिबद्धता। मतलब कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसके प्रति हमारा लगाव, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानना राष्ट्रवाद कहलाता है। प्रत्येक विषय में राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, उसके पक्ष में अभ्युन्नति या झुकाव आदि। मतलब प्रत्येक किसी भी विषय में हम अपने ही राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, हमारी ही क्षेत्र सबसे अच्छा ऊपर है। ये जो भावना होती है ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती है। उसके बाद आ जाता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में पूर्व निर्धारित विचार रखना। तो क्या होता है? जिसे आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, उससे कभी मिले नहीं हो, आपको किसी अन्य व्यक्ति ने बता दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, मतलब ये काम करता है, ये इतना अच्छा है या इतना बुरा है, तो ये जो चीज़ होती है ये हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारे पूर्व कल्पित विचार, ऐसे विचार जो कि नई जानकारी प्राप्त होने के बाद भी बदलने को तैयार नहीं होते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। मतलब कि जो पूर्वाग्रह होता है ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। मतलब कि हम किसी के बारे में अच्छी बातें भी सोच सकते हैं और किसी के बारे में बुरी बातें भी सोच सकते हैं, लेकिन इसका समान प्रयोग नकारात्मक या अनादर पूर्वाधारणा के लिए होता है। लेकिन जो पूर्वाग्रह होता है ये समानता हमारे नकारात्मक प्रभाव पर ही ज़्यादा असर करता है, क्योंकि देखो हम लोग किसी के बारे में अच्छा ही सुनते हैं तो उसे ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं, लेकिन अगर जो किसी के बारे में बुराई सुनते हैं तो हम लोग उसे बहुत ही ज़्यादा अंदर तक रख लेते हैं कि हाँ ये इंसान ने ये कार्य को किया होगा। उसके बाद आ जाता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो एक ऐसी विचारधारा जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उससे अपना उपनिवेश बनाने, बलपूर्वक वहाँ बसने व उस पर शासन करने का प्रयत्न करता है। तो उपनिवेशवाद क्या होता है कि अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश को, छोड़कर नहीं, उसे लिए हुए किसी अन्य देश पर शासन करना चाहना या उसे जोर जबरदस्ती से अपने शासन में लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। उसके बाद रहता है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता। तो धार्मिक पहचान पर आधारित उग्र राष्ट्रवाद। जो संप्रदायवाद होता है वो क्या होता है? धार्मिक पहचान पर आधारित उग्र राष्ट्रवाद। यह विश्वास की धर्म ही व्यक्ति या समूह की पहचान के सभी अन्य पक्षों की तुलना में सर्वोपरि होता है। प्रायः यह उन व्यक्तियों के समूह के प्रति एक आक्रामक और शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण होता है जो दूसरे धर्मों को मानते हैं अथवा जिनकी गैर धार्मिकता पहचान हो। तो संप्रदायवाद क्या होता है कि जो धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं वो चीज़ संप्रदायवाद के अंतर्गत कहलाती है। बल्कि इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान उसके धर्म से होती है, किसी अन्य चीज़ से नहीं। तो ये चीज़ संप्रदायवाद कहलाती है। उसके बाद आ जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं लोकतंत्र क्या होता है। सरकार का वह रूप जो जनता जनसाधारण से अपनी वैधता प्राप्त करता है और चुनाव निर्वाचन के माध्यम से अथवा जनता की राय जानने के किसी और तरीके से जनता के स्पष्ट समर्थन पर आश्रित होता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? जो कि जनसाधारण से अपनी वैधता प्राप्त करता है, चुनाव के माध्यम से जनता की राय जानता है। तो ये चीज़ लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। और लोकतंत्र का एक डिफिनेशन होता है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर ही शासन कहलाता है। तो ये चीज़ लोकतंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाता है औद्योगिकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है औद्योगिकरण? आधुनिक प्रकार के उद्योगों, कारखानों द्वारा मशीनों
से बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की प्रक्रिया। मतलब कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण ये सारा कुछ सेम है, आपस में ये लोग संबंध रखते हैं। तो जैसे कि आधुनिक प्रकार के उद्योग, कारखानों द्वारा मशीनों के बड़े उत्पादन की प्रक्रिया, ये सारा कुछ औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है। जो भी नवीन प्रक्रियाएं हमारे उत्पादन में शामिल होती हैं वो सारा कुछ औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है। आधुनिकीकरण की पिछली 2 शताब्दियों से संसार के सामाजिक कार्यों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बन गई है। मतलब जो आधुनिकीकरण की पिछली जो शताब्दियाँ चली आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिकरण का भी रहा है। और औद्योगिकरण से हमारे जो हमारा जो अर्थशास्त्र है, मतलब कि जो हमारी जो आर्थिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।